दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चेक बाउंस के केसेस में सेक्शन 143A पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। इस निर्णय ने बहुत से संशयों पर, बहुत से सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल सेक्शन 143A जो कि 1 सितंबर 2018 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंड करके इंसर्ट की गई थी, यह प्रावधान करती है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस कोर्ट में डायरेक्ट टू ड्रावर टू पे 20% ऑफ द बाउंस चेक अप टू 20% ऑफ द बाउंस चेक टू द पे। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह लगे वो लगे वर्ड मे को लेकर। अब मे का प्रयोग कहीं शैल की शक्ल में होता है, यानी कि उसको मैंडेटरी बना देता है, और कहीं मे का प्रयोग डिस्क्रिशनरी हो जाता है। तो जब से यह सेक्शन इंसर्ट की गई है, यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि यह प्रावधान मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है। इसके संबंध में बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय नहीं थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो अब तक प्रिवेल कर रहा था, और यह निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का था, जो कि राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि 143A में जहां शब्द मे का इस्तेमाल किया गया है, वह इसको मैंडेटरी की शक्ल देता है, यानी कि इट शुड बी रीड एज शैल। लेकिन अब जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, उसने स्पष्ट कर दिया है कि मे को कभी भी शैल की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, और उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि 143A का प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन लॉ का स्टूडेंट होने के नाते कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं, एक विचार हम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मानना यह है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा, वह बहुत डिटेल जजमेंट है, और मुझे जो उच्चतम न्यायालय का जजमेंट आया है इससे कहीं बेहतर लगता है, क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कई सारे निर्णयों को एनालाइज किया, मे के संबंध में एनालाइज किया, 143A को इंसर्ट करने का लेजिस्लेचर का क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्ट था, उसको एनालाइज किया, और उसके बाद वे फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 143A के इंसर्शन का ऑब्जेक्ट देखते हुए इट शुड बी मैंडेटरी। आप भी चौंक रहे होंगे कि कब कह दिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। राजेश सोनी वाले जजमेंट में आप पैरा 18 इसका पढ़िएगा, पैरा 19 पढ़ेंगे तो वहां पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन अब वो बात ओवररूल हो गई, चूंकि उच्चतम न्यायालय डिवीजन बेंच का निर्णय आया है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन बेंच ने जिस तरह से निर्णय दिया है, वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो एक्यूज्ड को फेवर कर रहे हैं, या उसके पक्ष में यह निर्णय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने भी जिस तरह से एनालाइज किया है, उसमें लेजिस्लेचर के इंटेंट को भी पढ़ा, इंटेंशन को भी पढ़ा कि उसका क्या इंटेंशन है। हालांकि जो वर्तमान केस है, यहाँ पर हम ये बता दें, वर्तमान केस सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जजमेंट आया है राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखंड में आया है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 741/2024 है। हम इस केस में नहीं जा रहे, हम मोटे तौर पर उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि 143A इधर मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वर्ड में ऑर्डिनरली डज नॉट मीन मस्ट, लेकिन सिंगल लाइन में ये बात खत्म नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से मैंने अभी बताया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक निर्णय था, उन्होंने भी उस जजमेंट को कोट किया। इससे पहले कई जजमेंट आ चुका है, जिनमें से एक जजमेंट है बच्चन देवी बनाम नगर निगम गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2008 का है। अरिजीत पचायत जिस साहब ने जजमेंट दिया था, जहां पर इसी बात पर चर्चा की गई थी कि कहां पर मे शैल यूज होगा और शैल एज अ मे ट्रीट होगा। तो अगर हम उस जजमेंट की बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अरिजीत पचायत की बेंच ने कहा था कि मे को कब शैल पढ़ा जाना चाहिए डिपेंड करता है उस कानून की इंटेंशन के ऊपर। पैरा नंबर 12 में
मैं बात कर रहा हूँ अभी बच्चन देवी बनाम गोरखपुर वाले केस में, बच्चन देवी बनाम नगर निगम गोरखपुर। पैरा नंबर 12 इसका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेयर यूज ऑफ वर्ड मे और शैल इज नॉट कंक्लूसिव। द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टैच्यू इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय लेइंग डाउन एनी जनरल रूल और यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सच कंट्रोवर्सी हैज टू बी डिसाइडेड बाय ascertaining द इंटेंशन। इंपॉर्टेंट बात है जो उसमें कही गई थी कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नॉट बाय लुकिंग एट द लैंग्वेज इन विच द प्रोविजन इज क्लोज। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखना चाहिए पैरा 12 में। फिर इसी बच्चन देवी के जजमेंट में अगर आप आगे पढ़ें, पैरा नंबर 31 आप पढ़ेंगे तो पैरा नंबर 31 में भी उन्होंने फिर रिपीट किया, इन ऑर्डर देयरफॉर टू इंटरप्रेट द लीगल इंपोर्ट ऑफ द वर्ड मे द कोर्ट हैज टू कंसिडर वेरियस फैक्टर, नेमली द ऑब्जेक्ट and the scheme of the act, the context of the background against which the word have been used, the purpose and the advantages sought to be achieved by use of this word and the like. It is equally well settled that there where the word may involve a discretion coupled with an obligation. और इसमें फिर आगे आइएगा आप पैरा नंबर 33, वहां फिर इन्होंने रिपीट किया है, बच्चन देवी वाले केस पे चल रहे हैं अभी हम। मे एंड शैल इज टू डिस्कवर द लेजिस्लेटिव इंटेंट। देखिए लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखा जाना चाहिए। यहां पर भी जिस जजमेंट के अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस 15 मार्च को निर्णय आया है राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, यहां पर भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट हल्का सा गया है इंटेंशन की ओर। अब अगर इंटेंशन की बात की जाए, जब ये एक्ट सेक्शन इंसर्ट की गई थी तो वहां पर भी आपको इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंडमेंट बिल 2017 में मेंशन किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, जो कि लेजिस्लेचर ने उस समय पार्लियामेंट ने पब्लिश किया था। क्या था इसका पर्पज? इट इज proposed to amend the said act with a view to address the issue of undue delay in final resolution of check dishonor cases so as to provide relief to pay of dishonor check and to discourage frivolous and unnecessary litigations which would save time and money. The purpose amendments will strengthen the credibility of checks and help trade and commerce in general by allowing lending institutions, including banks, to continue to extend financing to the productive sector of the economy. तो देखिए, जब ये लाया गया था बिल 2017, तो वहां भी लेजिस्लेचर ने कहा था कि इस सेक्शन को इंसर्ट करने का उद्देश्य यही है कि लोगों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक का विश्वास बढ़े चेक के प्रति और ट्रेड एंड कॉमर्स को एक स्पीड दी जा सके। अगर आप इंटेंशन की बात करते हैं तो यहां पर झुकाव मैंडेटरी की तरफ होना चाहिए था, ना कि डिस्क्रिशनरी की तरफ। लेकिन चूंकि वर्ड में यूज किया गया है, इसलिए यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यहां पर यह मैंडेटरी नहीं बताया गया था लेजिस्लेचर द्वारा, लेकिन उसको डिसाइड करना था व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस इंसर्शन। बहरहाल यहां पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 143A मैंडेटरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आगे कहा गया है कि मान लीजिए ड्राइवर को यह आदेश दे दिया जाता है कि आप 20% पे कीजिए, तब ड्राइवर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ये रिकवरी उससे उसी तरह की जाएगी जैसे 421 CRPC के तहत एक फाइन की जाती है। तो अगर फाइन की तरह उसकी रिकवरी की जाती है तो हो सकता है उसको रिकवरी देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए। लेकिन जब वह अपना केस साबित कर देता है तब उसको विद इंटरेस्ट वो पैसा विद इन 60 डेज वापस तो मिल जाएगा, लेकिन जो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है वो कहां से मिलेगी? तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ड्राइवर की तरफ या एक्यूज की तरफ चला गया, उसके फेवर में चला गया है। यहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह क्यों नहीं सोचा कि जिसका पैसा वहां फंसा हुआ था उसका भी लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है, उसका भी 10 सालों का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, हो सकता है उसका कारोबार उसकी वजह से बर्बाद हो गया हो तो उसकी भी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं, खुद मेरे पास हैं, कि जहां
15 लाख 10 लाख रुपए पार्टीज के फंसे हुए हैं और वो अमाउंट उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट थी कि वो अपने जीवन में दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज्ड है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव दिया बनिस्बत इसकी कि वो उसको भी देखते कि कंप्लेनेंट किन दशाओं से गुजर रहा है। फिर आगे उच्चतम न्यायालय ये भी कहता है कि अगर 143A के फेवर में कोई जजमेंट दिया भी जाता है तो उसको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कोर्ट को? द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब वो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या देखना चाहते हैं? खैर, द रिलेशनशिप इफ एनी बिटवीन द एक्यूज एंड द कंप्लेनेंट, ये देखना होगा। द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एक्यूज, फिर पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एक्यूज, एक्यूज की ही पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। और आगे एक और इम्पोर्टेंट बात ये कही कि यदि वो 143A की एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कोई प्लेजिबल डिफेंस लेकर आता है, कोई अच्छा डिफेंस लेकर आता है, तब ट्रायल कोर्ट 143 की एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकता है। साफ साफ कह दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो टोटल वेट दिया गया है वो एक्यूज की तरफ दिया गया है। अब जब एक्यूज की तरफ वेट दिया गया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लेजिस्लेचर द्वारा 143A इंसर्ट किया गया था तो उसका तो उद्देश्य ही समाप्त हो गया। हालांकि अब थोड़ा सा इस केस पर भी प्रकाश डाल दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप 143A के तहत कंपनसेशन देते भी हैं तो वहां भी अपना माइंड अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि सभी केस में 20% का आप कंपनसेशन दे देंगे। वर्तमान केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया, रिमांड किया, वहां पर राकेश रंजन श्रीवास्तव वाले केस में केवल 2.5% अमाउंट का 2.5% का ही कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया था। यहाँ 4,80,00,000 रुपए का चेक का केस था, जबकि ट्रायल कोर्ट द्वारा सिर्फ 10 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन 143A में 20% मांगा गया था, सिर्फ 10% अलाउड किया था, यानी कि 2.5% से भी कम। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ट्रायल कोर्ट, रिविजन कोर्ट और हाई कोर्ट तक ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इस आदेश को रिमांड बैक किया। बहरहाल उच्चतम न्यायालय का आदेश है, सराखों पर कितने दिन ठहरता है मुझे इस पर डाउट है। ये ज़रूर रिकंसिडर होगा, ज़रूर रेफरेंस में जाएगा। अब जाए साल 6 महीने में जाएगा ज़रूर, लेकिन फिलहाल ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है। यहाँ से अब जो स्थिति निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से ये है कि 143A क्लियरली मैंडेटरी नहीं है, था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जितना वेट एक्यूज को दे दिया गया है उससे जो एक्यूज हैं अब वो मज़े में रहेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।